Hello friends, I know you all are very happy and safe at your home. So today we are going to start our class 12th chemistry lecture. Class 12th chemistry lecture को अपन start करने वाले हैं यहाँ पर. So I hope कि आप सभी पेन और नई कॉपी के साथ रेडी होंगे यहाँ पढ़ने के लिए. So today we are going to discuss our first chapter, that is solution ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. अपन यहां पर आज सॉल्यूशन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं. जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th में भी पढ़ी है, बट क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री इज मच इजियर एंड मच स्कोरिंग देन द क्लास 11th केमिस्ट्री. सो होप यू ऑल आर इंटरेस्टिंग इन इट. एंड मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. प्लीज आप अपने साथियों दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं आपके सामने और भी अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स और अच्छे कंटेंट को लेके आ सकूं. तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ ओवरव्यू बताऊंगा. सिनॉप्सिस होती है, उसको अपन बोलते हैं सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस मतलब होता है अपन किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, किसी चीज को स्टार्ट करना होता है तो अपन को उसके बारे में एक ओवरव्यू लेना होता है कि इसके अंदर अपन को क्या क्या चीजों से डील करनी है. तो फर्स्टली मैं आपको एक बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले अपन यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि सॉल्यूशन इटसेल्फ होता क्या है, इस चैप्टर के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है, इसमें अपन क्या क्या चीजें होंगी. इसमें अपन बाइनरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस के बारे में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन सेकंड पे आएंगे, that is solubility. सेकेंड सिनॉप्सिस है अपना यहाँ पर solubility. इसके बाद थर्ड अपन आएंगे, यहां पर अपन पढ़ेंगे द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने कंपटीशन एग्जाम्स का, अपने बोर्ड एग्जाम्स का. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं यहां पर मेन 4 टाइप्स की होती हैं. मैं आपको यहां पे बता देता हूं दोबारा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो अपन थर्ड टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. आई होप राइटिंग सबको समझ में आ रही होगी, जो भी लिखा हुआ है आप प्लीज नोट करते जाइए थोड़ा थोड़ा सा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अपन 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. फर्स्ट बोलते हैं RLVP, जिसका नाम होता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है स्टूडेंट्स. सेकंड अपन यहां पे पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड अपन यहां पे रीड करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. सो मैंने आपको बताया कि अपन इसके अंदर क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में सिनॉप्सिस देख रहे हैं. पहली सिनॉप्सिस थी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, बाइनरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे. देन सॉल्युबिलिटी टॉपिक, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर बता दी गई है. फर्स्ट थी RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. सेकंड थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. इसके बाद अपन जो इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वांट ऑफ फैक्टर. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वांट ऑफ फैक्टर. नेक्स्ट जो इसके बाद अपन पढ़े जाएंगे उसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर. सो आप लोगों ने इसका मेन सिनॉप्सिस देख लिया है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिनॉप्सिस से, दैट इज मेन सॉल्यूशन.
चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग, तो आप सभी अपनी कॉपियों में मेन हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक और शेयर करना। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज। और सॉल्यूशन फर्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं अपन लोग, इसमें लीजिए सॉल्यूशन। मेनली सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि आप अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, वन इज होमोजीनियस एंड अदर वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो मिक्सचर होते थे उनके अंदर देयर इज नो सेपरेशन बाउंड्रीज, उनके अंदर कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज अपन को सीन नहीं होती थी। नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर सीन, नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर सीन, उनको बोलते थे होमोजीनियस मिक्सचर। एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस, जिनके अंदर सेपरेशन बाउंड्रीज आर सीन। होप यू विल गेट दिस पॉइंट कि सॉल्यूशंस में एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं दिखती हैं, whereas in the heterogeneous the separation boundaries are easily seen। तो अपन देखेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन के अंदर मैं बता रहा हूं कि मोर देन टू कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स होते हैं विच आर homogeneously mixed with each other। which are homogeneously mixed with each other। बच्चों साथ साथ में नोट भी करते जाना जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाए जा रहे हैं कि सॉल्यूशन इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स which are homogeneously mixed with each other। अगर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, if देखिए if there are two components in the solution, if there are two components in the solution, then इस solution को क्या बोला जाता है? Then it is known as बाइनरी सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाएगा अपन बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। होप आप समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह जो भी डाउट हो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है पर कि जब दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में तो इनको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। सिमिलरली सेम पैटर्न में if there are three components in the solution, then it is known as tertiary solution। तब उसको क्या बोला जाएगा? टर्शरी सॉल्यूशन। बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर कि अगर दो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के अंदर तो बाइनरी सॉल्यूशन, इफ देयर आर थ्री कंपोनेंट्स देन टर्शरी सॉल्यूशन, और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर फोर कंपोनेंट्स होते हैं, इफ देयर आर फोर कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, if there are four components in the solution,
then it is known as quaternary solution. Then it is known as quaternary solution. So बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन से स्टार्टिंग करी थी. सॉल्यूशंस के टाइप देखे थे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन. बाइनरी में 2 कंपोनेंट, टर्शियरी में 3 कंपोनेंट एंड क्वाटरनरी में 4 कंपोनेंट होता है. बट अपने सिलेबस में इन द क्लास 12th यहां पर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो अपन बाइनरी सॉल्यूशन को अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन जैसे कि आप लोगों ने अभी पीछे ही देखा था, लास्ट अभी पढ़ा है अपन लोगों ने कि बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होने चाहिए, 2 कंपोनेंट. और वो 2 कंपोनेंट जो होते हैं उन कंपोनेंट्स को अपन बोलते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट. बाइनरी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं जिनमें से वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट. बट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आप लोगों को 9th क्लास से पढ़ाया जाता है, बट यहां पर मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं. सॉल्यूट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. जो लेस अमाउंट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सॉल्यूट. इन द लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज. सॉल्यूट जो होता है, जो लेस अमाउंट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इट इज नोन एज सॉल्यूशन. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो अपन को यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ भी डील करना होगा. तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज करता हूं, और बहुत सारे टीचरों को अपना अलग अलग रहता है जो भी उनको डील करना होता है, बट मैं यहाँ पर सॉल्यूट को बी के अकॉर्डिंग लेके चल दूंगा और सॉल्वेंट को ए के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा. होप आप लोग ये चीजें को नोट कर लेना अपनी कॉपियों में कि सॉल्यूट को हमेशा मैं बी के अकॉर्डिंग मान के चलूंगा और सॉल्वेंट को हमेशा मैं ए मान के चलूंगा आगे. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया है कि सॉल्यूट जो होती है दैट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट सॉल्यूट, एंड दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट सॉल्वेंट हो गया. अब इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर ही बहुत सारे टाइप्स पूछे जाते हैं. यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग स्टेट्स में बोला जाता है. जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं. देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अपन लोग बोलते थे कि अपने पास जो स्टेट्स होती है मैटर की वो 3 होती है. वन इज सॉलिड, अदर वन इज लिक्विड एंड नेक्स्ट वन इज गैस. अपने पास जो 3 स्टेट्स होती थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अपन इन 3 स्टेट्स को एज अ सॉल्यूट और एज अ सॉल्वेंट रख के देखेंगे और एक पूरी एक टेबल को क्रिएट करेंगे. सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना बच्चों सब, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. यहां पर एक टेबल बनेगी, तो आप पहले टेबल देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे अपन लोग. देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखूंगा सॉल्यूट. किस किस चीज को सॉल्यूट लिया जाएगा पर, यहां पर लिखेंगे सॉल्वेंट, यहां पर लिखा जाएगा सॉल्यूशन, और यहां पर है उसके एग्जाम्पल. आप टेबल बनानी है इसमें टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन में. सॉल्यूट जो कम अमाउंट प्रेजेंट होगी, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी. सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जिस भी नेचर का सॉल्यूशन बनेगा अपन उस सॉल्यूशन को लिखेंगे, और लास्ट में उसका एक एग्जांपल. सो अपन पहले स्टार्ट करते हैं. ध्यान देना, पहले अपन सॉल्यूट में देखते हैं गैस, लिक्विड, सॉलिड. गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. ये मैंने 9 बना लिए हैं. सॉल्वेंट में पहले यहां पर 3 गैस रख लेते हैं, देन लिक्विड,
देन सॉलिड सॉलिड। बच्चे देखिए अपन ने यहाँ पे टेबल बना रहे थे, सॉल्यूट में पहले गैस लिक्विड सॉलिड, देन गैस लिक्विड सॉलिड, देन गैस लिक्विड सॉलिड, सॉल्वेंट में गैस गैस गैस, लिक्विड 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 एंड सॉलिड सॉलिड सॉलिड। आपको पता है, मैंने बताया था सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, एंड द क्वांटिटी और द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट सॉल्वेंट। तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में, उसी चीज का सॉल्यूशन बनेगा। सिंपल सी बात है, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बनेगा बच्चों? गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, तो कौन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है? गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन किसका बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। अगेन किसका सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। और मुझे पता है कि आप बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता है, बट फिर भी मैं एक बार सबको बता रहा हूं जैसे कि सब लोग रिमाइंड कर सकें उन चीजों को। अगर सॉलिड सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, तो फिर भी कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। इसी सिमिलर में जो सॉल्वेंट होता है वही सेम सॉल्यूशन बन जाता है, तो यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन, यहां पर भी लिक्विड सॉल्यूशन, यहां पर भी लिक्विड सॉल्यूशन, एंड यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी। जो सॉल्वेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन रखते हैं, तो ये वाला गैसियस सॉल्यूशन बन गया अपना, ये वाला भी गैसियस सॉल्यूशन, दिस इज अगेन गैसियस सॉल्यूशन, दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, दिस इज सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड एंड सॉलिड। ये बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई है। अब देखिए इसके बाद अपन गैस इज डिसॉल्व्ड इन गैस। आप कोई एग्जांपल सोचिए अपने मन में कि जब किसी गैस को गैस के अंदर ही मिला रहे हैं तो क्या एग्जांपल बन सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे ऐसे गैस, इन गैस के अंदर एग्जांपल देखिए, तो ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। When oxygen dissolved in nitrogen, तो it surely confirms that gas is dissolved in gas. First वाला मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। Next one is when liquid is dissolved in gas, तो सिमिलर अपन लेंगे, लिक्विड में अपन ने ले लिया है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म dissolve in N2 नाइट्रोजन, क्लियर। देन सॉलिड डिसॉल्व इन गैस, आपको पता होगा सॉलिड में कैम्फर, कैम्फर को डिसॉल्व किया गया है नाइट्रोजन के अंदर, कैम्फर डिसॉल्व इन नाइट्रोजन। तो स्टार्टिंग में 3 कंप्लीट हो गए हैं। व्हेन गैस डिसॉल्व इन गैस, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन नाइट्रोजन, लिक्विड में क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व इन नाइट्रोजन, सॉलिड इन गैस, कैम्फर डिसॉल्व इन नाइट्रोजन। अब आता है गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। जब गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया है, तो कोई भी गैस, जैसे मानिए ऑक्सीजन गैस है, उसको डिसॉल्व किया गया है, लिक्विड मतलब वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। When oxygen dissolved in water, then it confirms that gas is dissolved in liquid. अब लिक्विड एंड लिक्विड का तो आप सबों को पता होगा, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे सब जानते हैं। लिक्विड इन लिक्विड मतलब होता है when alcohol या इथेनॉल is dissolved in water। तो ये तो आप सब लिख ही दोगे, इथेनॉल dissolved in water, इथेनॉल dissolved in water। समझ में आ गया बात। देन लास्ट अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन का लास्ट है सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो सॉलिड में ग्लूकोज ले लेंगे, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। सब लोग प्लीज इसको नोट करते रहें टेबल को। वैसे आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल में दे दिए जाएंगे, आप वहां से कॉपी कर सकते हो, बट फिर भी जो भी मैं टेबल बनवा रहा हूं आप इनको अच्छी तरीके से नोट करते रहें, जिससे कि आपको एक शॉर्ट पता लग सके क्या हो रहा है। नेक्स्ट आता है अपन सॉलिड सॉल्यूशन में। व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, जब किसी गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है, मान लीजिए गैस ले लिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को इन पैलेडियम, एक सॉलिड होता है एलिमेंट पैलेडियम, इट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन नेचर। तो हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम के अंदर डिसॉल्व करवा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं लिक्विड इन सॉलिड। व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड मतलब अमलगम, आप लोगों ने एक अमलगम,
अलॉय के बारे में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कि मर्क्यूरी डिसॉल्व इन सोडियम, मर्क्यूरी डिसॉल्व इन सोडियम, सोडियम मतलब Na, यहां पे लिख देता हूं इसको, मर्क्यूरी डिसॉल्व इन सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। लास्ट टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशन का लास्ट पढ़ रहे हैं, एंड सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड। तो सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड में लेंगे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। और ये पूरी टेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छी तरह से डिफरेंट कलर से इसको बनाया ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। सॉल्यूट में गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, इस अकॉर्डिंग हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसको कि सॉल्वेंट में अपन पहले गैस 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 ले लिए, देन लिक्विड लिक्विड लिक्विड, देन सॉलिड सॉलिड सॉलिड। इस अकॉर्डिंग अपन ने पूरी एग्जांपल्स के और इस टेबल को देख लिया है। तो प्लीज इसको कॉपी कर लिए, आपको 1 मिनट है, कॉपी कर लीजिए प्लीज। इतने अपन, आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना उसको, इतने में आगे बढ़ता हूं। आगे अपन देखते हैं, तो जैसे सिनॉप्सिस में अपन प्लीज एक दोबारा आप देखिए, मैंने सिनॉप्सिस जो लिखवाए थे उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस करवाए थे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करवा दिया गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहां पर बताया जाता है वो आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अपन पढ़ रहे हैं यहां पर। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब यही होता है, जैसे अपन बोल रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। जब सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया जाता है सॉल्वेंट के अंदर तभी वो सॉल्यूशन बनता है। तो सिमिलरली सॉल्युबिलिटी, अब जैसे मानिए आप, अगर आपने 100 ml वाटर लिया है और उसके अंदर आपका शुगर मिला रहे हो, तो ऐसे तो ना कि आप 1 kg तक शुगर मिला जाओगे, इसमें एक लिमिटेड अमाउंट और एक मैक्सिमम अमाउंट तक आप उसको मिला सकते हो। तो उसी चीज को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी, that maximum amount of solute dissolve in a solvent at a specified temperature। यहां पर कंडीशंस ध्यान रखना बच्चों सॉल्युबिलिटी की, मैं डेफिनेशन वैसे भी लिख देता हूं यहां पर, it is the maximum, it is the maximum amount of solute, it is the maximum amount of solute dissolve in solvent, dissolve in solvent at a specified temperature, at a specified temperature। It is a maximum amount of solute dissolve in a solvent at a specified temperature। आप लोगों को बहुत ये डेफिनेशन बहुत देखी देखी लगी होगी, अपन 11th में और पहले भी 9th 10th में भी अपन इसी डेफिनेशन को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से भी बोलते थे। इसी डेफिनेशन को अपन बोलते थे कि ये डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की होती है। जी हाँ, ये डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की होती है और इसी को अपन सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व होता है, उससे ज्यादा डिसॉल्व हो ही नहीं सकता उस सॉल्वेंट के अंदर। तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो प्लीज डेफिनेशन को नोट करना, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट अ सुटेबल और स्पेसिफाइड टेम्परेचर। आपने डेफिनेशन इसको देखी, रीड करी, तो आपको यहाँ पर 3 चीजें नोट हो रही होंगी कि मैंने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि नेचर या सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, आपको डेफिनेशन से ही पता लग गया होगा कि यहाँ पर सॉल्यूट का कुछ ना कुछ यहाँ पे अफेक्शन हो सकता है, सॉल्वेंट कुछ ना कुछ किसी तरह से अफेक्ट कर सकती है, और टेम्परेचर पे। तो इसी तरह पर मैं देखूं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू आते हैं, बोर्ड्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ध्यान देना। पहली बात है नेचर ऑफ सॉल्यूट, फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, उस चीज पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। सेकंड होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। आ गए आप लोगों को समझ में? आई होप कि आप लोगों को अब तक समझ में आ रहा होगा, ज्यादा बोरिंग नहीं हो रही होगी चीजें। मैं बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं पर कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। बच्चों प्लीज अच्छी तरह इसको डेफिनेशन को याद कर लेना। यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं? वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर। सब बच्चों को क्लियर हो गया है? एवरीवन प्लीज, सॉल्युबिलिटी का हो गया, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिए अपन ने। अब इस सॉल्युबिलिटी के कारण अपन को यहाँ पर एक लॉ पढ़ना होता है, जो कि लॉ इस सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। बच्चों ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसके अंदर अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका बहुत सारे न्यूमेरिकल से भी डील करेंगे। तो आप इस प्लीज इसके साथ ही बने रहना वीडियो को, और जो पार्ट आएंगे इसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको प्लीज स्किप मत करना, उनको प्लीज देखना, न्यूमेरिकल से सारे के सारे उसमें। तो अपन देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में, और उस सॉल्युबिलिटी के अफेक्टिंग के कारण एक लॉ आता है। एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने एक लॉ दिया था, एंड दैट लॉ इज नोन एज हेनरीज लॉ। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ, प्लीज सब लोग पढ़ना। मैंने डबल स्टार मार्क कर दिया इसको, प्लीज आप लोग सब इसको अच्छी तरह याद रखना। हेनरी लॉ ये बोलता था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जैसे अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लेते हैं, वो कंपोनेंट है अपने सॉल्यूशन के। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कंपोनेंट। मैं आपको समझाता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, सपोज कर लीजिए मैंने ए ले लिया है, पीए मतलब हो गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको अपन दिखा रहे हैं मोल फ्रैक्शन से। ध्यान देना बच्चों, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब से लग रहा होगा, जल्दी जल्दी बोल दिया है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ component A, it is mole fraction of component A, जिसको अपन बोलेंगे solubility of A, solubility of A। तो ध्यान दीजिए, partial pressure of component A is directly proportional to the mole fraction of component A। ये जो mole fraction है component A का, इसको अपन क्या बोलते हैं? solubility of component A। तो जैसे ही इसका, मैं थोड़ा डेरिवेशन कराता हूं इसका, जैसे ही इसका proportionality का साइन हटाएंगे, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, PA is directly proportional to XA, ये केस ले लिया है। इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जो यहाँ पर कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं KH, और ये जो KH है ये क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट। इस KH को यहाँ पर क्या बोला जाता है? KH इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बन गया अपना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंपोनेंट A लिया गया था, व्हेन PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? हेनरीज कांस्टेंट। सिमिलरली आप किसी और के लिए भी ले सकते हो, जैसे कोई कंपोनेंट है PB एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू XB, तो यहाँ पर सिमिलरली PB जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा हेनरीज कांस्टेंट, एंड ये अपन ने एज इट इज लिख दिया है। तो यहाँ पर KH क्या हुआ है? दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। प्लीज इसको नोट कर लेना। हेनरीज लॉ की डेफिनेशन बहुत इजी है, आप खुद ही वो बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मैंने यहाँ पर A और B दोनों से समझा दिया है, बट आप एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कंपोनेंट। उसी कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी दैट इज मोल फ्रैक्शन के पर डिपेंड करती है। जैसे ही अपन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेनरीज कांस्टेंट, जिसका सिंबल क्या होता है? KH। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हेनरीज कांस्टेंट के बारे में सब लोगों को कोई दिक्कत? तो अपन ने यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ लिए अपने। सॉल्यूशन में देखा था बाइनरी, टर्शरी,
क्वाटरनरी देन बाइनरी सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह डीप में पढ़ लिया है, किस तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस को देखकर। उसके बाद मैंने सॉलिबिलिटी पढ़ाया, सॉलिबिलिटी के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन अपन ने बना ली थी यहाँ पर। उसके बाद अपन ने देखे थे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी को, जहां पर 3 मेन टर्म्स आ रही थी, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। आप सब प्लीज अगर इसको पीछे देखते रहे, रिवीजन करते रहना। साथ में हेनरीज लॉ उसके बाद आया था फैक्टर्स अफेक्टिंग में, हेनरीज लॉ यहाँ पे आपको पूरा बता ही दिया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि सिनॉप्सिस में नहीं लिखाया गया है, क्योंकि आप ये चीजें 11th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, बट यहाँ पर तो और भी अच्छी तरह से और भी ज्यादा इनकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, कंसंट्रेशन टर्म्स। अगेन इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स भी अपन लोग यहाँ पे सारे करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स, अभी हेनरीज लॉ के ऊपर भी न्यूमेरिकल बनेगा, और नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कितने तरीके की कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो होती है, पहले देखना बच्चों, पहले यहाँ पे पढ़ेंगे मास परसेंटेज। फर्स्ट होती है मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको अपन बोल सकते हैं या तो वेट बाय वेट परसेंट, और इसको बोल सकते हैं वी बाय वी परसेंट, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे अपन यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब कि W डिवाइडेड बाय V परसेंट। कोई दिक्कत? पहला है मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। इसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे अपन यहां पर ppm। ppm इसको देखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देन फिफ्थ वन इज ppb, पार्ट्स पर बिलियन। सब बच्चे नोट कर देना है साथ साथ में। पहला है मास परसेंटेज, सेकंड वन इज वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ वन इज ppm जिसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, फिफ्थ वन इज पार्ट्स पर बिलियन। इसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पर फिफ्थ पे, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको पढ़ने हैं मेन अच्छी तरह। नेक्स्ट है मोलैरिटी। बहुत लोगों को इन चीजों में कंफ्यूजन होती है। मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। सिक्स्थ वन इज मोलैलिटी, इसका सिंबल स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी जो होती है, आप एक मिनट, सॉरी थोड़ी नंबरिंग इसमें गलती हो गई है, बट आप लोग इसको 6 नंबर और इसको 7 नंबर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5 और 6 और 7 मोलैरिटी, देन 7 वन इज मोलैलिटी। नाउ 8th पे नॉर्मेलिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक से बच्चों, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। और 9th इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसमें अपन ने अभी हेनरीज लॉ में देख लिया उसको, x। ध्यान देना, कंसेंट्रेशन टर्म्स के अंदर मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, और लास्ट के टर्म्स है ppm और ppb। इनके जस्ट डेफिनेशन, इनके ऊपर एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बट फिर भी अपन एक दो न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर भी करेंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चारों टर्म्स हैं, आप प्लीज इन चारों को बहुत अच्छी तरह पढ़ना। इनके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के अंदर भी, कंपटीशन के अंदर भी। तो कंसंट्रेशन टर्म्स होप आप सबों ने उतार लिए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मैं पहला कंसंट्रेशन टर्म यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, आपको यहाँ पर डेफिनेशन अब 12th क्लास में आ गए हैं, तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो डेफिनेशन से एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आपको सिंपल इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट।
ये कोई अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको अपन? सॉल्यूशन। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जब सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, मतलब कि जो वेट बाय वेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनता है उसका बच्चों देखना चित्र है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution, mass of solute divided by mass of solution into 100 into 100। क्यों किया? क्योंकि अपन को वहां पर निकालनी है परसेंटेज। इसको प्लीज बॉक्स में डालकर इंपॉर्टेंट मार्क कर रख लेना। अभी अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो मास बाय मास परसेंटेज में इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया है। वेट बाय वेट परसेंटेज इसको बोलते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों क्या है? क्योंकि यहां पर एक परसेंटेज है। कोई दिक्कत इसमें? मास बाय मास परसेंटेज में कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आ गया है। इसके बाद अपन सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड अपना जो मैंने लिखवाया था दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसको अपन बोलते हैं V बाय V। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में देखेंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर अच्छी तरह देखना बच्चों, जैसे अपन ने मास में लिखा था कि मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे अपन, मैं दोबारा दिखा देता हूं एक बार, जैसे मास बाय मास परसेंटेज में लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसी तरीके से अपन यहां पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या लिखेंगे? दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? V बाय V परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। तो इट इज द अमाउंट, इट इज द, बोल सकते हैं वॉल्यूम है सॉल्यूट की, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट सॉल्यूशन। कोई जो वॉल्यूम की सॉल्यूट थी उसको अपन ने किसी सॉल्वेंट की वॉल्यूम में मिला दिया है, और उसके बाद क्या मिल गया अपन को? सॉल्यूशन। तो यहां पर इस फॉर्मूले को अगेन बॉक्स में डालना, इंपॉर्टेंट मार्क करना, इन सबों के ऊपर न्यूमेरिकल ट्राएंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है पीछे वाली की तरह, जैसे मास में था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट और सेकंड अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देन थर्ड पढ़ेंगे अपन यहां पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज थर्ड है, ये सेकंड था बच्चों, ये थर्ड है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अपन ने मास बाय मास पढ़ लिया है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ लिया है, अब आ गया है मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पर कोई अमाउंट है सॉल्यूट की, वो डिसॉल्व हुई है किसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। अब तक अपन अमाउंट में अमाउंट मिला रहे थे, वॉल्यूम में वॉल्यूम मिला रहे थे, बट यहां पर केस अलग आ गया है, ये आ गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कि यहां पर जो होता है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाया गया है किसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो देखना, इस मास बाय वॉल्यूम को अपन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से डिनोट करेंगे, एंड इसको अपन लिखेंगे वेट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बॉक्स में कर लेना बच्चों। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन रहे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लीज अच्छी तरह पढ़ना। मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे, ध्यान देना। फोर्थ वन इज, फोर्थ पे आ गए अपन लोग। तो फोर्थ टॉपिक था मेरा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। आप पीछे देखते हैं ना, मैंने ये लिखा है पार्ट्स पर मिलियन, फोर्थ पे था। अब आपको पता होगा कि अब तक अपन परसेंटेज ले रहे थे, तो परसेंटेज के लिए अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया था, बट यहां पर पीपीएम के अंदर
बिल्कुल सेम है, मास बाय मास परसेंटेज ऐसा, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब यहां पर अपन 100 नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे कोई परसेंटेज नहीं है, बट यहां पर मिलियन है तो इसलिए अपन यहां पे क्या करेंगे 10⁻6, क्योंकि एज यू नो 1 मिलियन के अंदर 10⁻6 पावर होती है। तो ये भी बॉक्स में कर देंगे। 4 फॉर्मूले बन गए अपने पास अब तक, पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। 10⁻6 क्यों की है, क्योंकि यहां पर मिलियन है। सिमिलर यहां पर अगर जैसे मैं बोलूंगा पीपीबी, तो पीपीबी के लिए अगर अपन देखेंगे पीपीबी जो कि है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ध्यान देना बच्चों, पीपीएम था पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी है पार्ट्स पर बिलियन। इसको दूसरी स्लाइड पे देखते हैं अपन। पार्ट्स पर बिलियन को देखिए, जैसे पीपीएम था तो पीपीएम के अंदर अपन ने 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर अपन पीपीबी के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻9। वहां पर अपन ने क्या था 10⁻6, यहां पर 1 बिलियन है इसलिए 10⁻9। तो अभी अपन ने आज 5 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं इसके, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे मैं आपको एक दोबारा इसका कंसंट्रेशन टर्म्स दिखा देता हूं। कंसंट्रेशन टर्म्स में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम लिए हैं। होप आप सारे इनको नोट कर लिए होंगे, और प्लीज को पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सीसीआई कैरियर मेकर। और कल अपन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे तक अपन न्यूमेरिकल के साथ इसके साथ चलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।